विधानसभा चुनावों को लेकर बन रहे हैं समीकरण, चढ़ रहा है सियासी पारा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और भाजपा में हुआ सीट शेयरिंग को लेकर समझौता। 20 सीटों पर भाजपा लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस भी आज लगाएगी असम और पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में करेंगे देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को संबोधित। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर की बात। सरकार ने 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न की तैयारियों के लिए 259 सदस्यीय टीम का किया गठन। कमेटी का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले 12 मार्च से है जश्न की शुरुआत का प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में सीनेट डेमोक्रेट्स जो बाइडेन के 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कोरोना वायरस राहत बिल में बेरोजगारी भत्ते को लेकर समझौते पर पहुंचे। प्रतिनिधि सभा में पहले ही इसे मिल चुकी है मंजूरी। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत ने सुरक्षा परिषद में लगाई गुहार। तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की अवहेलना करने वाले प्रदर्शनकारियों की हत्याओं के चलते सत्तारूढ़ सैन्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अब तक लगभग 50 प्रदर्शनकारी मारे गए। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने शुरू की मंगल की खोज। देखे जा सकते हैं मंगल पर पहियों के निशान। नासा वैज्ञानिक केटी स्टैक मॉर्गन बताया इसे एक महत्वपूर्ण क्षण। और भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू। भारत ने दूसरी पारी में किया 350 रनों का आंकड़ा पार। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के बीच सीटों पर समझौता हो गया है। भाजपा कुल 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उसका ही उम्मीदवार खड़ा होगा। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनकी मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। और इस बीच चुनावी राज्यों में कल कई राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची, जो लिस्ट है, वो जारी कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा की कड़ी आलोचना की। उधर बीजेपी ने असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 11 सिटिंग विधायकों का टिकट बदला गया है। असम गण परिषद को 26 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है, जिसकी घोषणा राजनीतिक दल एक के बाद एक कर रहे हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सूची में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है, जो इस बार नंदीग्राम से चुनावी सफर में होंगी। ममता बनर्जी ने 294 में से 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 3 सीटें सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई हैं। इस लिस्ट में तृणमूल के 50 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिली है और कई मंत्रियों का भी टिकट काट दिया गया है। कुल 291 उम्मीदवारों में 100 नए चेहरों को मौका दिया गया है। क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। ममता की पुरानी भवानीपुर सीट से शोभन मुखर्जी को उतारा जा रहा है। फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से उतारा गया है, जबकि पूर्व फुटबॉलर विदेश बोस उलुबेरिया से चुनाव लड़ेंगे। 8 तारीखे আমার মহিলা র্যালি আছে আর 9 তারিখে আমি ফিরে এসে নন্দীগ্রাম যাব। আমি 10 তারিখ বিকেলে 3:30টার সময় নমিনেশন ফাইল করব।
আমাদের নমিনেশন ফাইল হয় হলদিয়াতে। তারপরে আমি 11 তারিখ শিব চতুর্দশী হচ্ছে আমি ফিরে আসবো। भाजपा की ओर से अभी नंदीग्राम में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के राज्य इकाई नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया जाए। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा पर भाजपा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसी सीटों पर चर्चा हुई है और आपको भी मालूम है कि जो है नाम अनाउंस होंगे, लिस्ट अनाउंस किया जाएगा, उसी चीज़ को लेके चर्चा हुई है और भी बंगाल के बाकी चीज़ों को लेके भी चर्चा हुई है। उधर असम में बीजेपी के नेतृत्व में राज्य में बाकी दलों के साथ गठबंधन की बातचीत फाइनल हो गई है। बीजेपी ने असम के लिए अपने 73 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर के 126 सीटें असम असेंबली की हैं और उसमें से जो 26 सीटें हैं वह असम गण परिषद को अलायंस के साथ तो 26 सीटें वह लड़ेंगे और यूपीपीएल जो यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरेशन वह 8 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अभी हमने सीट की घोषणा की है 70 जो केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन सीटों को नाम अप्रूव किया है। उधर तमिलनाडु की सत्ताधारी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 6 पार्टी प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी की। सूची के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी सेलम जिले के एडाप्पडी विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता ओ पनीरसेल्वम तेनी जिले के बोडी नायककर्नूर विधानसभा सीट पर पार्टी का नेतृत्व करेंगे। राज्य के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम विल्लापुरम सीट और जयकुमार रोयापुरम विधानसभा सीट पर एआईएडीएमके सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उधर सत्ताधारी एआईएडीएमके के गठबंधन सहयोगी पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पीएमके राज्य में 12वीं तक मुफ्त शिक्षा और सभी नागरिकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का वादा किया है। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप देने में लगी है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन पर विस्तार से बात हुई। No, we are meeting the DCC and the office bearer to discuss about it, and every time we take them into confidence while we proceeding further. चुनावों के समय बार बार कुछ अनूठे नजारे भी देखने को मिलते हैं। अब हम इस मिठाई की दुकान पर रखी इन मिठाइयों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की फिजा में किस तरह से राजनीति का रंग घुल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल केवड़िया में चल रहे संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के विवेचना सत्र में हिस्सा लिया था। केवड़िया पहुंचने के बाद उन्होंने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा भी किया। उसके बाद सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए रक्षा मंत्री ने चीनी सेना पीएलए के साथ पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए निस्वार्थ साहस के लिए प्रशंसा और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। और केवड़िया टेंट सिटी में संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ ही रक्षा उत्पादों से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें कई प्रकार के विशेषताओं वाले उत्पादों को रखा गया है जो सेना के लिए बहुत ही अहम है। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 15 अगस्त 2022 से पहले केंद्र सरकार 75 हफ्तों तक इसका आयोजन करेगी। सरकार ने 259 सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसके लिए एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रीय समिति में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सभी क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक शामिल हैं।
समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने एक ग्लोबल संस्था फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को भ्रामक और गलत बताया है। सरकार ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें राजनीतिक फ्रीडम और मानव अधिकारों को लेकर तमाम देशों में रिसर्च का हवाला देते हुए ये कहा गया कि भारत देश सत्तावाद की तरफ बढ़ रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में डेमोक्रेसी अंडर सीज इस रिपोर्ट को भ्रामक और गलत बताया गया है। मंत्रालय ने भारत में मुसलमानों और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के खिलाफ बनाई गई भेदभावपूर्ण नीति के आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करती है, जैसा देश के संविधान में निहित है, और बिना किसी भेदभाव के सभी कानून लागू होते हैं। 2019 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में कानून प्रवर्तन मशीनरी ने निष्पक्ष और उचित तरीके से तत्परता से काम किया। और देशद्रोह कानून के उपयोग पर मंत्रालय ने कहा कि सरकारी आदेश और पुलिस राज्य के विषय हैं। अपराधों की जांच, दर्ज करना और मुकदमा, जीवन और संपत्ति की रक्षा सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पास है। सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सही कदम उठाए गए थे। और मानवाधिकार संगठनों पर सरकार की प्रतिक्रिया के जवाब में कहा गया कि भारतीय संविधान मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 सहित विभिन्न कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछताछ जांच के लिए एक तंत्र के रूप में भी काम करता है। शिक्षाविदों और पत्रकारों को धमकी और मीडिया द्वारा व्यक्त असंतोष की अभिव्यक्ति पर अंकुश के मुद्दे पर मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार पत्रकारों सहित देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च अहमियत देती है। भारत सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा पर राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष परामर्श जारी करके उनसे मीडिया कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लागू करने का अनुरोध किया है। वहीं इंटरनेट शटडाउन पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन के प्रावधानों के तहत इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन किया जाता है। सख्त सुरक्षा उपायों के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य से इन सेवाओं के अस्थायी निलंबन का सहारा लिया जाता है। और अब बात कोविड की। सरकार की त्वरित कार्रवाई और प्रभावकारी नीतियों की बदौलत कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को लगातार सफलता मिल रही है। ताज़ा स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की दर जो है वो 1.61% है। इसके साथ ही इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले की दर भी 96.98% हो गई है। कोरोना के कारण मृत्यु दर इस वक्त 1.41% है। देश भर में टीकाकरण की स्थिति की बात की जाए तो अब तक 1,94,97,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। और इस सबके बीच कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत विश्व के कई देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। इसी के तहत लंदन में भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। इससे पहले भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन अफ्रीकी देशों युगांडा, माली और मलावी सहित कई देशों में भी मुहैया कराई गई थी। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण की आज से शुरुआत हो रही है। कोरोना महामारी के चलते 4 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का इस साल वर्चुअल तरीके से आयोजन हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस साल पुस्तक मेले की थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 1972 में शुरू हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है और हर साल पुस्तक प्रेमियों को इसके आयोजन का बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से विश्व पुस्तक मेले के 29वें संस्करण का आयोजन इस साल वर्चुअल तरीके से होगा। 6 से 9 मार्च तक चलने वाले पुस्तक मेले की थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को एक वर्चुअल समारोह में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि कोरोना काल के दौरान विषम परिस्थितियों में भी देश में ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारत को नॉलेज हब के तौर पर स्थापित करेगी।
नई शिक्षा नीति 2020 की थीम रखी है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी भारत एक ऐसी नई शिक्षा नीति को लेकर आया है जो पूरी दुनिया को, भारत को एक न केवल नॉलेज के हब के रूप में करेगा, न केवल भारत के उस ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार को अंतिम छोर से लेकर के और विश्व के स्तर तक पहुंचाएगा, बल्कि जो एक अच्छा मानव के साथ एक महामानव भी बनाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इस बार भारत और विदेशों के 160 से अधिक पब्लिशर और एग्जीबिटर ई स्टॉल के जरिए शिरकत करेंगे। लोग ई स्टॉल के जरिए प्रकाशकों की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पुस्तक मेले के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर 2 दर्जन से अधिक वेबिनार, सेमिनार और कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा नीति के अंदर इस बात को पर जोर दिया गया है कि एक छात्र अपनी क्षेत्रीय या मातृभाषा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा ले। इसलिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा और एक क्षेत्रीय और मातृभाषा को लेकर के बाइलैंग्वेज पुस्तकों की रचना की। ये पुस्तकें मल्टीलैंग्वेज होने वाली हैं। 3 या 4 भाषाओं को लेकर के भी हम पुस्तकों की रचना करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में एनबीटी सहायक हो सके, इस प्रकार का हमारा अपना निर्णय है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस बार ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, फ्रांस, ईरान, नेपाल, स्पेन, श्रीलंका, यूक्रेन और इटली समेत 15 से अधिक देशों के प्रकाशकों की भागीदारी होगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, साहित्यकार और शिक्षाविद भी इस वर्चुअल आयोजन में शिरकत करेंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। न्यू इंडिया को साकार बनाने और देश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा, हुनर और हौसलों को संजोया गया है। संसाधनों और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के जरिए। दूरदर्शन लेकर आ रहा है इन्हीं विजेताओं के बुलंद हौसलों, अडिग सोच और असाधारण यात्राओं की कहानियां। 12 क्षेत्रों में 35 श्रेणियां, देश के अलग अलग भागों से स्टार्टअप की सफलता की कहानियां। खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस में आपके अपने दूरदर्शन नेटवर्क पर। क्या है डोमेस्टिक टूरिज्म के बड़े ग्रैंड चैलेंजेस और क्या स्टार्टअप इंडिया के पास है उसका कोई सोल्यूशन? 6 महीने जो बहुत ही कठिनाई के थे, उसके बाद हमने जब देखा कि लोग बाहर निकलना चाहते हैं और निकलने लगे, डोमेस्टिक टूरिज्म वापस आने लगा। भारत देश में जो नेशनल हाईवेज का कवरेज है वो 12 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल, सभी टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स को अक्रॉस इंडिया अवेलेबल रहेगा। ट्राई आपका जो होना चाहिए वो 1000 गुना ज़्यादा होना चाहिए एज नॉर्मल लोगों में और एक स्टार्टअप कंपनी में। कोशिश करें कि आप जो भी सर्विस पहुंचा रहे हैं उसके अंदर क्वालिटी का पूरा ध्यान दें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हो रही हिंसक घटनाओं पर म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत ने सुरक्षा परिषद में तत्काल सामूहिक कार्रवाई की गुहार लगाई है। इसके साथ ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के जरिए कार्रवाई का भी आह्वान किया है। म्यांमार में सेना ने 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद अब तक करीब 50 से अधिक निर्दोष और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को मार दिया है। बहुत से प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। और अब बात मंगल ग्रह की। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर ने मंगल की खोज शुरू कर दी है। परसिवरेंस रोवर को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज करेगा और साथ ही टूटी हुई चट्टान और धूल के नमूने एकत्र करेगा। मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर भूविज्ञान और जलवायु का पता लगाएगा। इससे पहले पाथ फाइंडर अभियान के लिए सोजनॉर को साल 1997 में भेजा गया था और इसके बाद 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को भी भेजा गया था। वहीं 2012 में क्यूरियोसिटी ने मंगल पर डेरा डाला था।
माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खामी ने 20,000 से अधिक अमेरिकी संगठनों की परेशानी बढ़ा दी है। इन कंपनियों का निजी डेटा दांव पर लग गया है। अमेरिकी सरकार में हैकिंग की जानकारी रखने वाली एक व्यक्ति ने कल इसकी जानकारी दी। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सॉफ्टवेयर में हैकिंग के संकेत मिले हैं, जिससे कई कंपनियों का निजी डेटा खतरे में आ गया है। हालांकि जब इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है, वहीं साइबर स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया है। इसे लेकर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाताओं से कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक्सचेंज सर्वरों में आई खामी दूरगामी प्रभावित हो सकते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राहकों को एक नए सोफिस्टिकेटेड नेशन स्टेट साइबर हमले के खिलाफ आगाह किया है, जिसका मूल चीन में है और मुख्य रूप से दिग्गज टेक कंपनी के एक्सचेंज सर्वर सॉफ्टवेयर को निशाना बना रहा है। इसे हाफनियम कहा जा रहा है। ये चीन से संचालित होता है और एक्सफिल्ट्रेटिंग की सूचना के लिए अमेरिका में एनजीओ, संक्रामक रोग रिसर्चर्स, कानून फर्मों, उच्च शिक्षा संस्थानों, रक्षा ठेकेदारों, पॉलिसी थिंक टैंकों को अपना निशाना बना रही है। और कोरोना ने पूरी दुनिया पर अपना कहर ढाया है। अब तक 11,66,68,000 से ज़्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 9,22,80,000 से ज़्यादा लोग उपचार कराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण से अब तक 25,92,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका है, जहां अब तक 2,95,93,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 5,35,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के बाद ब्राजील में मरने वालों की संख्या 2,62,000 को पार कर गई है। अमेरिकी सीनेट के सांसदों ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के 1.9 ट्रिलियन कोरोना वायरस राहत बिल में बेरोजगारी भत्ते पर सभी मतभेदों को हल किया गया है। उच्च सदन सीनेट में $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज को पेश करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पहले ही इस बिल को मंजूरी दे दी है। कोरोना राहत बिल के तहत प्रत्येक अमेरिकी को $1,400 की सीधी मदद दी जाएगी। इसके अलावा पिछले वर्ष 29 अगस्त से संघीय बेरोजगारी भत्ते के तौर पर $400 प्रति सप्ताह के हिसाब से और भुगतान किया जाएगा। जो लोग महामारी के दौरान घर का किराया और बैंक की EMI नहीं दे पाए हैं, उन्हें भी वित्तीय मदद दी जाएगी। और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक साल तक बंद रहने के बाद सिनेमाघरों को खोल दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक केवल 25% क्षमता के साथ लोग सिनेमाघरों में जा सकेंगे और सिनेमाघरों में 50 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं होंगे। सिनेमा देखने जाने वालों के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। न्यूयॉर्क सिटी के बाहर सिनेमाघरों को 23 अक्टूबर के बाद ही खोलने की अनुमति दे दी गई थी। न्यूयॉर्क में ज़्यादा मामले आने के कारण ऐसी अनुमति नहीं दी गई थी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर।
महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बढ़ेंगे आगे। दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण बिगड़ी स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जूलियो माजोल्नी ने कल इस्तीफा दे दिया। लैटिन अमेरिकी देशों में कई शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना के बढ़ते मामलों और कोरोना टीकाकरण की धीमी शुरुआत के कारण इस्तीफा देना पड़ रहा है। पराग्वे के स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू में इस्तीफे की मांग रद्द कर दी थी और बाद में राष्ट्रपति मारियो एब्दो के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने डॉक्टर जूलियो बोर्बा को नया स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। और क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी में 365 रन बनाए हैं। इस तरह भारत ने पहली पारी के आधार पर मैच में 160 रन की बढ़त ले ली है। भारत ने आज अपने कल के स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन से आगे खेलना शुरू किया। सबसे पहला विकेट अक्षर पटेल का गिरा, जिन्होंने 43 रन बनाए। इसके बाद ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 96 रन बनाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।